गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है लेट्स स्टडी टुगेदर पे। आज हम देखते हैं 2 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए और फिर हम साथ पढ़ेंगे। तो आज हम एक बार न्यूज़ देख लेते हैं आज की। सबसे पहले न्यूज़ है SPICMACAYS स्पीक मैकाइज। ये क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंगस्ट द यूथ। ये थोड़ा सा याद रखना, लंबी है लेकिन फिर भी याद रखना। इंडियन कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी फॉर, इंटरनेशनल कन्वेंशन है नॉट इंडियन, तो ये इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इसमें आपको चीज़ याद रखना है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक के बारे में आप देख लेना। और अभी ये इंपॉर्टेंस में क्यों है, ये क्या अभी अभी क्या है, ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ये एड्रेस की गई है। अब इसकी थीम क्या है, किस पे फोकस कर रही है? टू रिड्यूस द स्ट्रेस अमंग्स द यूथ ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। अभी क्या यूथ में बहुत स्ट्रेस हो गया होगा, किसी को अपने व्यापार की होगी, किसी को अपनी पढ़ाई भी होगी। एंड आपको पता ही है क्लासिकल म्यूजिक वगैरह है, कल्चर है, म्यूजिक है, वो हमेशा स्ट्रेस कम करता है। इसमें एक चीज़ और याद रखना, नाद योगा। ये नाद योगा आप थोड़ा सा देखना क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको क्या एलोबरेट किया है। नाद योगा क्या है? जैसे हम भ्रामरी योगा करते हैं, गुनगुनाते हैं, वो योगा ये नाद योगा होता है। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में याद रखना, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ये इंटरनेशनल SPICMACAY क्या है, क्या प्रमोशन करती है, आपसे ये पूछा जा सकता है। इंडियन स्पोर्ट्स कर सकती है, कुछ भी, मतलब आपको 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये होगा प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी कॉमन इरा। ठीक है, 19th सेंचुरी कॉमन इरा मोनोलिथिक। मोनोलिथिक जानते हो पाषाण काल में? शिवालिंगा सैंडस्टोन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एंड माई सन इन वियतनाम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, पहले तो ये पूछ लिया जाएगा कि एएसआई ने जो डिस्कवर किया है कौन से देश में किया है, तो ये हो गया वियतनाम। ये पूछ लिया जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का माई सन प्रोजेक्ट क्या है। माई सन प्रोजेक्ट किसके द्वारा वियतनाम में जो आर्कियोलॉजी कंजर्वेशन का जो सर्वे चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो किसका है? तो ये किसका है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया कराया जाता है। अब माई सन क्या है? माई सन ये जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रुप ऑफ पार्शली र्यून्ड एंड अबांडन्ड हिंदू टेम्पल, तो उसका उनको क्या है, कंजर्व कराने के लिए प्रोजेक्ट है। अब जब ये एएसआई के बारे में आया है तो आपसे सवाल ये नहीं, बहुत कम रेयर चांस ये पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा एएसआई के बारे में। एएसआई के बारे में पूछते हैं कौन सी मिनिस्ट्री में कल्चर कहता है। हाल ही में जो माई सन प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, या माई सन जो प्रोजेक्ट है एएसआई द्वारा चला है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो ये बातें पूछी जाती है। तो ऐसा ही क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म आजकल नहीं पूछते हैं, जैसे ये बहुत कॉमन हो गई है। दूसरी होगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ये काम करता है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्वेशन, ये सॉरी कन्वर्सेशन हो गया, गलत हो गया, कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चर मोनूमेंट्स इन कंट्री। जितने भी अपने कल्चर मोनूमेंट्स हो गए, पुराने हो गए, उन पे ये करते हैं। फाउंडेड बाई अलेक्जेंडर कंगिनम 1861। ये अंग्रेज का द्वारा, जब अंग्रेजों के काल के समय का बात है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो 2 3 प्रश्न हो गए। माइसन जो प्रोजेक्ट है एएसआई का, वो कहाँ पे है? वियतनाम में। वियतनाम में माइसन जो प्रोजेक्ट चल रहा है किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। और जो माइसन प्रोजेक्ट है वो क्या है? तो ग्रुप ऑफ पार्सली र्यून्ड एंड अबंडन्ड हिंदू टेम्पल्स का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। एएसआई किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है। किसके द्वारा फाउंड की गई? अलेक्जेंडर कंगिनम इन 1861। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछ ये है चैम्पियंस, CHAMPIONS। चैम्पियंस इज अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय पीएम टू एम्पावर MSME। जो है लघु उद्योगों को एम्पावर करने के लिए चैम्पियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखें चैम्पियंस की फुल फॉर्म क्या है।
क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एक बार फिर से दिमाग में निकाले ना, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इसका गोल क्या होगा? मेक स्मॉलर यूनिट्स बिग। जो छोटी छोटी यूनिट है उनको बड़ा बनाना है। जो छोटी छोटी यूनिट से हमारे देश की जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जो छोटे छोटे उद्योग खुले हैं उनको क्या है, उनका एरिया बड़ा करना है, उनका जो जो कुछ भी है उनका प्रोडक्ट्स है उनको विस्तारित करना है। तो वो कैसे होगा? डिजोल्विंग दियर इश्यू। हर छोटे छोटे उद्योगों में उनके इश्यू होते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं गवर्नमेंट ऑफिस की तरह। बाई एनकरेजमेंट हो गया उनका, सपोर्ट हो गया, हेल्प हो गया, हैंड होल्डिंग हो गया। बट ये कुछ नहीं होता एनकरेजमेंट वगैरह, देखा जाए तो होता है क्या, बस फाइनेंशियल मेन सिस्टम होता है, फाइनेंस, उनको फाइनेंस प्रदान करना। तो अभी कल हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे उद्योग हो गए, जैसे वेंडर्स हो गए, उनको लिए एक छोटा सा प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, पता होगा, कल कल ही हमने पढ़ा है, मुद्रा शिशु लोन के बारे में। तो ये एनकरेजमेंट तो क्या होगा, कोई नहीं करता है इतना, लेकिन एक सपोर्ट, एक फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। तो अभी फाइनेंशियल उनका के लिए, एमएसएमईज के लिए क्या है, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। जो भी एमएसएमई रिगार्डिंग काम होगा वो चैंपियंस प्लेटफॉर्म के द्वारा हो जाएगा। तो अभी सवाल आपसे पूछते हैं कि कोई भी जो बोर्ड है एग्जामिनेशन वाला, सवाल कैसे पूछता है? पीएम मोदी द्वारा अभी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एमएसएमई के द्वारा जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है? चैंपियंस हो गया, ठीक है। चैंपियंस का गोल क्या है? तो ये गोल आ गया डिजोल्विंग द इश्यूज ऑफ ग्राइवेंसेज एंड एनकरेजमेंट सपोर्ट हो गया। इसका फुल फॉर्म बहुत लंबा है, शायद फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NEIST जोराहट हैज़ एस्टाब्लिश्ड ए कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी। आपको इसमें अभी क्या है कि बहुत सारे टेस्टिंग लेबोरेटरी है, कोई PPE किट बना रहा है, कोई दवाई बना रहा है, बहुत सारे हमारे देश की एक जो पोटेंशियल है ना वो बहुत उभर के सामने आ रहा है। जैसे श्री गंगानगर की शुगर मिल है, जो चीनी बनाने का काम करती है, उसने तुरंत सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। जो कार की कंपनियां हैं जो रेडिएटर बनाती थी, उन्होंने जो वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिया। तो ये हमें गर्व होना चाहिए हमारे देश पे, जो जुगाड़ू सिस्टम है, जो जुगाड़ से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ये एक बार आप अपने आप में गर्व फील कीजिए कि हमारे देश में ये बहुत अच्छा काम है। हम तुरंत कुछ ना कुछ खोज हमारे देश में चलती रहती है, घर बैठा आदमी भी खोज करता रहता है। तो अभी ये सवाल बहुत आएंगे कोविड-19 के, तो आपको इनको थोड़ा डिस्टिंग्विश अलग अलग करना पड़ेगा। सारे इंस्टीट्यूशन हो गए, छोटी प्राइवेट कंपनियां हो गई, कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, ये कोरोना लग रहा है कि पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। जैसे आप देखते हो कहीं भी बाहर दुकानों पे जाते हो, तो क्या है कि आपको वहाँ हैंड सैनिटाइज रखने के लिए एक छोटा सा लोहे का स्टैंड बना दिया है। अब आपको हाथ नहीं लगाना है वहाँ पे, आप क्या है उसको पैर से चलाओगे, पैर से इस्तेमाल करोगे। वो जब जैसे कोरोना हुआ, हैंड सैनिटाइज आपको हाथ नहीं लगाना है, तो तुरंत लोगों ने घरों में बैठे बैठे बना दिए हैं वो। ये देश का पोटेंशियल है, देशों के पास काम, अपने देश के बंदों के पास दिमाग बहुत है, काम बहुत है। तो ये तो इंस्टीट्यूशन है। आप देखना कहीं पे भी बाहर जाओगे दुकान के पास, तो एक हैंड सॉरी लेग ऑपरेटेड एक आपके पास सैनिटाइजर की एक मशीन रहेगी जो लोहे की बनी है। तो ये पोटेंशियल है अपने देश का। फील प्राउड टू बी एन इंडियन। ओके दोस्तों, तो आप देखिए ये है नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने कोविड टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई है। NEST has become the first institute in the field of research and development to open a testing facility। ठीक है, द फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसने आसाम में किया है। ये थोड़ा सा याद रखना, पूछता सकता है आसाम में फर्स्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी किसने बनाई, तो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सेल्स अप टू 100.40 करोड़ इन 2 मंथ ऑफ 2021 में। ठीक है, ओनली 2 महीनों में इतना कमाया है। अब आपको पता है सारी दुकानें बंद हैं, इतना सब कुछ हो गया है। और दूसरा बात ये क्या है, जन औषधि, ये क्या है, हर्बल आयुर्वेदिक केंद्र से जो सस्ते में मिल जाएगा। तो इसी अभी बीमारियां बढ़ गई तो उसके लोगों का इम्यून सिस्टम हो गया, फिर क्या है, सस्ती दवाइयाँ भी चाहिए। हर अपने इतना क्या है, अमीर आदमी नहीं है तो महंगी महंगी दवाई खरीद सकें। तो ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? ब्रेवो फार्मा PSUs ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेकिंग क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। तो क्या है कि दवाइयाँ, आपको देखा जाए तो हम जो दवाई लाते हैं वो अगर आप रियल प्राइस देखोगे ना तो आप खरीद नहीं पाओगे। रियली बता रहा हूँ, कोई भी नहीं, कोई बंदा भी नहीं खरीद पाएगा, अमीर भी नहीं खरीदता, बहुत महंगी दवाइयाँ होती हैं। लेकिन इनका जब पेटेंट 20 साल के बाद समाप्त हो जाता है, तो उन्हीं के इंग्रेडिएंट्स लेके
ये कंपनी अपनी ये दवाइयाँ बनाती है ताकि एक अफोर्डेबल प्राइस पे सभी को मिल जाए। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव है। तो 2 महीनों में जब इसका हम इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दवाइयाँ लड़ने के लिए ये दवाइयाँ केवल 100 करोड़ का व्यापार कर चुकी है। तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में थोड़ा सा देख लेना, आप जाके सर्च मारना है। थोड़ा बहुत क्या है, सर्च मारने पे भी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट, ऑफ researchers of Central Marine Fisheries Research Institute have found a rare fish from Gulf of Mannar। तो किसने, रिसर्चर ऑफ सेंट्रल मेरीन फिशरीज ये है, उसने क्या है, एक रेयर फिश का रेयर फिश खोजी है। ये कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब इसमें ये सवाल क्या पूछा जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार में आपको पूछा जाएगा, मैप दिखा दिया, जैसे ये मैप दिखा दिया, पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाएंगे। जैसे द रिसर्चर्स ऑफ सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव फाउंड ए रेयर फिश, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार के लिखा 1 3 4 कुछ भी लिख देंगे तो ये दिखा देंगे। तो गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी आप पढ़ लेना। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार से श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जो ऊपर की साइड में ये जो पाक स्ट्रीट है, पाक बे है एंड स्ट्रेट, एंड नीचे जो है गल्फ ऑफ मन्नार है। फिश की क्या एबिलिटी है, इट कैन हाइड इन सराउंडिंग बाई चेंजिंग इट्स कलर। तो वो क्या है, छुप जाती है, जैसे हमारे गिरगिट नहीं होते जो कलर बदल के छुप जाता है, जैसे कोई भी इसका शिकारी इसको शिकार नहीं कर पाए। तो ये छोटी सी न्यूज़ है। आप ये गल्फ ऑफ मन्नार एंड ये पाक स्ट्रेट ये थोड़ा याद रखना, ये पूछा जा सकता है किसके बीच में है, राम सेतु के किस साइड में पड़ते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया कैन बी एक्सेलरेटेड बाय एग्रो इकोलॉजिकल एंड नेचुरल फार्मिंग। अब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, इंक्लूसिव मतलब जो सभी को मिला के जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किससे, ये एक अभी थिंक टैंक जो अपना नीति आयोग है उसमें जो एक मीटिंग हुई है उसमें ये सामने आया है। तो ये उसी से एग्रो इकोलॉजिकल एंड नेचुरल फार्मिंग के द्वारा हो सकता है। एग्रोकल्चर क्या है या नेचुरल फार्मिंग क्या है, ये थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इंडिया टाइम टू रीच 20 लाख हेक्टेयर इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसी भी तरह से हमें 20 लाख हेक्टेयर क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप ये एक सवाल बताता हूँ, सबसे पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर 1 टॉपिक किसमें था, सिक्किम, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। सिक्किम ने ऑर्गेनिक कृषि में अपना पूरा आपको क्या है स्टेट घोषित किया है। तो अभी नेचुरल फार्मिंग क्या है, जिस नेचुरल फार्मिंग डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जो हम पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कते हैं ना उसको यूज कुछ भी नहीं करना है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। लोग क्या पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए क्या है सिंथेटिक हम दवाइयाँ छिड़क देते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, तो उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है जिससे हमारी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट ना हो। नेचुरल फार्मिंग है यूज ऑफ बायोमास हो गया, काऊ डंग हो गया, यूरिन हो गया, मल्च हो गया, सोइल एरिएशन हो गया। हम मिट्टी को खोद देते हैं अच्छी तरह से, उसमें खाद डालते हैं, यूरिन डालते हैं, मल्च बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कीड़े नहीं हो पाते। फिर आप नीम ले लो, नीम के पत्ते छिड़क देते हैं। तो ये होता है नेचुरल फार्मिंग, जिससे क्या है अपनी बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं होती है। दवाइयाँ होती हैं, हम सब्जी खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो क्या है दवाइयाँ छिड़क के रात को ये तैयार कर देते हैं, 2 दिन में ये गल जाती है। तो इसके जब हम ये हमारे साथ में भी जाता है, पेट में जाता है, तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ये अभी लॉन्च किया गया है। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट हैज बीन लॉन्च बाय इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये रियल टाइम मार्केट इज एन एफर्ट ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अब इसमें सवाल क्या बनता है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्या है, किसके द्वारा, ये किसका इफोर्ट है, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी मार्केट। ये रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्या है, अभी क्या है दिन में 48 बार जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका ऑक्शन होगा, और आधे घंटे के बाद 1 घंटे में उनको बिजली आपूर्ति करनी होगी, जिससे क्या है उनका स्पीडी काम होगा। वरना अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो उनकी क्या है ऑक्शन हट जाएगा। तो दिन में 48 बार ऑक्शन होगा, हर आधे घंटे में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑक्शन होगा, जिस पे जो काम कर रहे हैं उनको वो काम अच्छे से करेंगे, और जो बिजली उत्पादन है तथा बिजली की जो आपूर्ति है लोगों के पास घरों में 24/7 बिजली में, वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। अब नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा बड़े सवाल एसएससी में पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में तो नाम नहीं पूछा जाता है लेकिन बैकग्राउंड में न्यूज़ हमेशा पूछते हैं। बीसीसीआई नॉमिनेटेड रोहित शर्मा फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
तो ये नहीं पूछेगा, जो यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि बीसीसीआई ने किसको नॉमिनेट किया, राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया, रोहित शर्मा को। बहुत रेयर केस है। लेकिन हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, ये एक सवाल हो गया। राजीव गांधी खेल हो गया। कौन सी मिनिस्ट्री इसको प्रेजेंट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हो गया। केस प्राइज भी नहीं पूछेगा। केस प्राइज ऑफ ₹7.5 लाख मिलते हैं। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया, 1991 टू 92 हो गया। तो आप हमेशा बैकग्राउंड की न्यूज़ हमेशा याद रखो कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिल गया, रोहित शर्मा को मिल गया, इतना कुछ नहीं याद करना है। आज की आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनको पॉपुलेशन में जो कंपिटिटर्स हैं उनको सेग्रीगेट करना ही करना है। तो अभी डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी में भी नहीं आएगा, किसी भी में भी नहीं आएगा, आजकल क्लर्क में भी नहीं आता है। बैकग्राउंड में न्यूज़ पूछते हैं। रोहित शर्मा को दिया, हटा दिया, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री देती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन इंडिया हो गया। हाईएस्ट ऑनर है खेल में कौन सा है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। तो ऐसे सवाल आजकल कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्मल सवाल नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड डिसलाइक माय वीडियो। कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और एक छोटा सा न्यूज़ हो रहा है, कल जो मैंने गोवा स्टेट हुड डे के बारे में बताया था वो गलती से 31 मई हो गया, सॉरी। गोवा स्टेट हुड डे 30 मई है। और मैं इनकी सबकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ और ये रिटर्न में प्रोवाइड करा दूंगा। skbhinchar.blogspot.com skbhinchar.blogspot.com पे आपको सभी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और लास्ट में आपका सारा जो पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं आपको सारी इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर व्यूज़